नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं अपना तहलका हरियाणा। आज हम बात करेंगे नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ऊपर, जो अभी अभी सरकार ने लागू की है। उसके अंदर कितनी खामियां हैं और कितनी उसके अंदर अच्छाइयां हैं। आइए हम बात करते हैं अपने तहलका हरियाणा के एसोसिएट एडिटर यशपाल यादव जी से, जिन्होंने जो शिक्षाविद जो हैं उनसे उन्होंने इस बारे में चर्चा की है। तो आप देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, इस शिक्षा नीति में क्या कमियां हैं और क्या अच्छाई है। नई शिक्षा नीति का आगाज हो चुका है। ये शिक्षा नीति 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति मोदी सरकार लेकर आई है। इस सरकार के बहुत मायने निकाले जा रहे हैं, इस शिक्षा नीति के बहुत मायने निकाले जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति है, बहुत उम्मीद है स्कूलों को लेकर, शिक्षा को लेकर बहुत उम्मीद है कि किस तरह रोजगार परक शिक्षा हो, किस तरह नौकरी पेशा के लिए शिक्षा ना हो, श्रम के लिए शिक्षा हो, रोजगार के लिए शिक्षा हो। तो इसके काफी मतलब निकाले जा रहे हैं। बहुत एक बहस का विषय है, बहुत एक चर्चा का विषय बनता जा रहा है नई एजुकेशन पॉलिसी। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिस्टर एस.एल. स्वामी, जो कि जाने माने शिक्षाविद है, सेंट मैरी चैंपियन एचएस स्कूल इंदौर से, और मिसेज इसाबेल स्वामी, जो कि फाउंडर प्रिंसिपल है और एक जानी मानी एजुकेटर है, तो ये भी इंदौर से हैं। और एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर अनिल जी, जो दिल्ली से ताल्लुकात रखते हैं, एक जाने माने शिक्षाविद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस चर्चा पर। सर, मिस्टर स्वामी, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, आपसे कुछ बातों पर डिस्कशन करना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति आई है और इस नई शिक्षा नीति को लेकर काफी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। स्कूलों में भी, विद्यार्थियों में भी, पेरेंट्स में भी और दूसरी जगह भी काफी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। इस असमंजस की स्थिति को खत्म करने के लिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो मेरा स्कूलों को लेकर खास कंसर्न है कि इस शिक्षा नीति के अंतर्गत ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा सुना जा रहा है कि फीस को लेकर एक कंट्रोल की स्थिति पैदा होने वाली है। अब स्कूल अपनी मनमानी नहीं चला पाएंगे। स्कूल फीस को एक निर्धारित करेंगे, उस निर्धारण से ऊपर नहीं जा पाएगी किसी भी स्कूल की फीस। तो ऐसा क्या है इस शिक्षा नीति में, या हम पर स्कूलों पर एक लगान लगाने की स्थिति पैदा हो जाएगी? इसको लेकर मिस्टर स्वामी। Thank you, sir. when I went through this NEP, there is a provision for fee cap. यदि हम इस पर चर्चा करेंगे, जो NEP का 4 main important point है, what is it? Access to education है, then quality, affordability, ये 4 things very important है. And कहीं भी आप जाइए ना, without funds, because you have to invest in education, lots of us so far, investment नहीं होने से ये अपना education बहुत, it has become, I mean, backward, except where the private schools are doing very well. There are many reasons. One is this finance. See, 36 years before भी Education Commission ने ये strongly recommend किया है कि at least by 6% GDP आपको करना है, and state should at least tell their expenditure. अब हुआ नहीं, we are 1.7%. Even Pakistan is more, and many advanced countries, growing countries have got 12% GDP. तो finally हम जाएंगे, the success का the main point is number 1. Number 2, आप देखिए ये गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल का कितना आसमान की फर्क है, ये पेरेंट्स खुद बताते हैं। यदि हम स्टैटिस्टिक्स देखें, जो प्राइवेट स्कूल्स में जो एडमिशंस हो रहे हैं अभी ईयर आफ्टर ईयर बहुत ज्यादा हो, 50% हो गए इन गवर्नमेंट स्कूल। एंड नंबर 2, पेरेंट्स आर नाउ प्रिफरिंग प्राइवेट स्कूल्स टू गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट में प्रोवाइड फ्री। अब देखिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, यदि हम देखते हैं क्या पब्लिक जाता है क्या, इवन गरीबी बच्चा भी they want to put him in private school for good quality and safety. What are all the things in nutshell? Safety is there, good infrastructure is there, good quality education is there, everything is there. इसलिए वो ज्यादा पैसे उसमें डालना चाहते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सर, कि बिना फीस के सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किस तरह से मैनेज कर पाएंगे? तो स्कूलों के ऊपर फीस को लेकर लगाम ना लगाई जाए तो ज्यादा अच्छा होता। नई एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि एक निर्धारण फिक्स किया जाएगा, उससे ऊपर स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते। यदि फीस नहीं बढ़ा सकते तो क्वालिटी भी नहीं बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि स्कूल आए दिन रिसर्च करते हैं और रिसर्च में ऐसा मानते हैं कि नई चीज, हम नई क्वालिटी की चीज किस तरह से लेकर आए, कैसे आगे बढ़ाएं, तो उसमें खर्चा होता है, स्कूल का एक खर्चा होता है। और स्कूल यदि फीस नहीं बढ़ाएंगे तो स्कूल कैसे मेंटेन करेंगे? तो सरकार उसको मदद करे, या कोई अन्य एजेंसी ऐसी हो कि रिसर्च को एक मदद करे। यदि नहीं तो क्वालिटी गिरने की संभावना पूरी पूरी है। ये आपने बहुत अच्छा जवाब दिया मिस्टर स्वामी। For this, and you schools, why parents are paying lakhs? इसलिए pay करते हैं, they see the facilities, infrastructure, the more infrastructure the school has got, it charges according to that. The lesser, this is very common sense. So everything is funding. The moment they bring this cap, आप कल ये सक्सेस है नहीं होगा। इस बात को लेकर सर बहुत नाराज नजर आते हैं। चलो सर, अब क्या हो रहा है पूरा देश में, क्या हो रहा है? एक स्लोगन है, नो फी नो स्कूल। अरे पैसे कहाँ जाए? अब इंदौर में 100 स्कूल बैंकरप्ट हो गया, बंद हो गया। कहाँ से आएंगे? मैडम, मेरा आपसे सवाल है कि ये प्रैक्टिकल बेस्ड जो एजुकेशन है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में स्कूलों को परेशानी तो आएगी, और उस परेशानी को आप किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे? ये स्कूलों के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। तो इसका जवाब आप मुझे दें तो ज्यादा अच्छा रहे। Yes sir, I think before going to this answer, इसके पहले अपन थोड़ा सा ये NEP के बारे में इसकी जो अच्छे विचार है उसके बारे में भी अपन बात करते हैं। NEP sir, no doubt it is a very good system. It has come after 34 years, and of course progress is impossible without change. Unless you bring in change, we cannot progress in any field. So when you bring change, before bring the change, one has to change our mindset. अपना mindset को change करना है, then only we'll be able to accept the change and create change in the society. So sir, this NEP New National Education Policy of 2020 has come out with lot many good things also. है ना sir? So we are very happy and we are welcoming this one. But when you asked me, and sir was also talking about the fees and all those things, sir, for any policy, definitely there may be some good things and there may be some points to be discussed. Of course, we need money, we need financial assistance. Without financial assistance, तो अपन आगे बढ़ ही नहीं सकते। कितना भी अच्छा अपन policies लेकर आए, but without finance, you cannot go ahead. So finance is very essential sir. जैसे आपने कहा है, जो अभी इस एजुकेशन पॉलिसी में प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। आप मैडम क्या कहना चाह रहे हैं कि फाइनेंस के लिए सरकार मदद करे, या हम फीस के द्वारा बच्चों से उस तरह के फाइनेंस की व्यवस्था करें? सर, यदि सरकार मदद करे तो बहुत ही अच्छी बात है सर। बाई चांस, यदि by chance, yes sir, as such we are now, all private schools are running on their own. We don't get any fund from any government organization. So private schools we are managing ourselves. So at least as sir was mentioning, at least government school, government हमें help करे, या तो हमें allow करे, हमारा procedure हम follow करें, fee system हम standardize करें। ऐसा भी नहीं है it will go beyond the capacity of the parents, ऐसा नहीं। So if government allows us the freedom to fix the fee, to give all these infrastructure, to give this standard education, to give the quality education, to give practical based and experiential based education, so of course we need the freedom to fix the fee. तो धन की व्यवस्था वैसे मोदी जी ने की है कि हम जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा एजुकेशन को देंगे। तो हो सकता है कि जीडीपी के एक बड़े हिस्से में से कुछ हिस्सा स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए मिले। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जब तैयार हो जाएगा तब हम मान सकते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी को हम अब लागू कर सकते हैं। तो शिक्षा देना और मैनेज करना दो अलग अलग बातें होती है। आईएएस लोग मैनेज करना ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं और शिक्षाविद शिक्षा देना अच्छी तरह से जानते हैं। तो शिक्षाविदों का ही यदि कब्जा हो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग पर तो बहुत भली भांति प्रकार ये कार्य कर पाएगा। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने ऐसा आशय जताया है, ऐसा कहा है कि अब जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ही सभी प्रकार के निर्णय लिया करेगा। कहीं सर एक बात और ऐड करना चाहूंगा मैं इसमें, कहीं ना कहीं जब बहुत ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज्यादा लेवल्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक करप्शन
की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ज्यादा होता है। और आप ये बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो इंस्पेक्टर लेवल है या वो लेवल है, तो कितनी प्रॉब्लम्स होती है कई बार हमें अपने छोटे छोटे काम कर पाने में सरकारी विभागों में। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उससे भी हमें छुटकारा मिल जाए इस चीज से। आपके चेहरे पर एक अलग हंसी दिखाई देती है जब इंस्पेक्टरी राज खत्म करने की बात आई तो जी सर, जी सर। तो इसका मतलब सभी स्कूल से संबंधित लोग, सभी प्रिंसिपल और डायरेक्टर्स लोग ये इंस्पेक्टरी राज से दुखी थे, जो कि अब मोदी सरकार ने खत्म करने की बात कही है। बहुत एक अच्छा विषय है। मिस्टर स्वामी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप इंग्लिश के ज्ञाता हैं और आप इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाते हैं, आप इस तकरीबन आपके सारे के सारे जो बातचीत होती है तकरीबन इंग्लिश में होती है आपके। तो इस वक्त मोदी सरकार ने ऐसा कहा है शिक्षा नीति के माध्यम से कि भाषाओं पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, यानी कि अप टू प्राइमरी लेवल, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 3 भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। तो उसमें मातृभाषा जरूरी होगी, हम हिंदी को नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो भाषाओं पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है इस सरकार के द्वारा इस नई शिक्षा नीति में। तो इस भाषा के इस व्याख्यान को आप कैसे व्याख्यात करेंगे, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए मिस्टर स्वामी। Yes, sir. Mother tongue is number one because a child understands expression, everything. Mother tongue. Don't deny. और बात ये होती है कि यदि बच्चों को फ्यूचर एजुकेशन मिडिल क्लास के लिए क्या के लिए जस्ट टू गेट एन एम्प्लॉयमेंट लाइवलीहुड उनको चाहिए, इसलिए now आज के जो ट्रेंड है which is global in its sense, this any language for at least employment or English medium. So either mother tongue be is important or this foreign tongue जो mainly for employment or global cooperation will be important. Sir, if you permit, I would like to add something if you permit me. जी 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 मैडम, बताइए। Yes, sir. Related with this point, it's good. It's good. Mother tongue. One should know the mother tongue, and वो mother tongue से सीखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ये अच्छी बात है. But sir, I think, in my opinion, there may be some problems also. Few parents जो चाहते हैं उनके बच्चे English medium में पढ़े and they learn English very well. सर, ये कहा जाता है एक लैंग्वेज के लिए बच्चों की वो फर्स्ट प्राइम up to the age of 5 years, that is the very developmental age. The mind, the brain develops very well during this period. तो इसलिए उस टाइम में कोई भी लैंग्वेज नया सीख लेते हैं बच्चे तो अच्छा रहता है. If it is English medium school, so then let the children learn from English, learn with English only. Isn't it, sir? ठीक है. मैडम, ऐसा कहा जाता है कि अक्सर कहा जाता है कि चीन में हम एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं. ऐसा मैंने सुना है. और वहाँ की वेबसाइट चीनी भाषा में है, वहाँ के दूसरे कार्य चीनी भाषा में होते हैं. तो उन्होंने प्रत्येक प्रकार की सारी गतिविधियां चीनी भाषा को ही केंद्रित रखते हुए कर ली है. तो उसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ऐसा सरकार ने सोचा क्यों ना हम हिंदी को ध्यान में रखते हुए ये सारी की सारी कार्रवाई करें. आधार पर बहुत विभाजन होता है. प्रत्येक राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है और अलग अलग भाषाओं में कार्य किए जाते हैं. ऑफिस के भी कार्य और पढ़ाई से संबंधित भी कार्य सब अलग अलग भाषा में होते हैं. तो एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की गई है. इसमें कुछ अच्छाइयां भी रही होगी, इसमें कुछ बुराइयां भी रही होगी. इम्प्लीमेंटेशन करने में कुछ दिक्कतें भी आएगी, प्रॉब्लम आएगी. और सही तरह से यदि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो एक तरह से होच पोच की स्थिति भी पैदा हो सकती है. तो अच्छा है कि पहले जब ये ड्राफ्ट तैयार हुआ था तब ऐसा था कि हिंदी कंपलसरी है, लेकिन जब ये एग्जीक्यूशन हुआ है, ड्राफ्ट में चेंजेस हुए हैं, अब हिंदी कंपलसरी नहीं है. पूरे भारत में एक जैसी पॉलिसी बना देना कहां तक जायज है, जहां इतनी विभिन्नताएं पाई जाती है, जहां राज्यों के आधार पर भाषाओं में विभिन्नता पाई जाती है, जहां रहन सहन में विविधता पाई जाती है, जहां खान पान में विविधताएं पाई जाती है, जहां शिक्षा में विविधता पाई जाती है. बहुत तरह की विविधताएं हैं. उसके बावजूद एक पॉलिसी क्या कार्य कर सकती है पूरे भारत में? क्योंकि मुझे याद आ रहा है जब 10+2+3 पॉलिसी सरकार ने 34 साल पहले अनाउंस किए थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि पूरे भारत में यही पॉलिसी लागू होगी. लेकिन कुछ राज्यों ने मना किया, जैसे बिहार का राज्य है, उन्होंने मना किया कि हम एनसीईआरटी की बुक्स नहीं लगा सकते. उसके बाद यूपी ने भी कहा कि नहीं, हम भी नहीं लगा सकते. हरियाणा ने एनसीईआरटी की किताबें लगाई और वही पाठ्यक्रम लगाया
जो केंद्र सरकार द्वारा रिकमेंडेड किया गया। और बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने ये सारे के सारे सिलेबस, सारे के सारे पाठ्यक्रम वो सारे के सारे नहीं लगाए और मना कर दिया। तो उस पॉलिसी का क्या औचित्य रह गया? अब दोबारा से यही बात कही गई है इस एजुकेशन पॉलिसी में कि पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी होगी। तो ये क्या जायज है? और दूसरे राज्य क्या इस बात को मानेंगे भी? ऐसी भी संभावना नजर आती है, कुछ राज्य इसको डिनाई ना करते। बिल्कुल, हर चीज पे एक्सेप्टेंस और ओपोजिशन तो जरूर होता है, चाहे वो चीज अच्छी है या बुरी है, कुछ लोग उसके ओपोजिशन में जरूर होते हैं। तो हो सकता है इसके भी ओपोजिशन में हो, लेकिन जिन शिक्षाविदों ने, जिन साइकोलॉजिस्ट ने और जिन एजुकेशनिस्ट ने मिल के ये डिसीजन लिया होगा, तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश की एजुकेशन है उसको एक छत के नीचे लेके आने का उनका प्रयास रहा होगा। क्योंकि सिर्फ ये जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन हमारे स्कूल्स में चलती है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो अपने ढंग से एजुकेशन को चला रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम पास आउट होते हैं। प्रयास सरकार का बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अच्छी लगती है कि पूरे भारतवर्ष एक जैसी शिक्षा ग्रहण करेगा। बिहार का बच्चा दिल्ली में पढ़ना चाहे, बिहार का बच्चा हरियाणा में पढ़ना चाहे, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जिस बुक्स को, जिस पाठ्यक्रम को पढ़ के बिहार से आया है, उससे आगे का पाठ्यक्रम यहाँ से शुरू कर सकता है। राइट। ये तो बहुत अच्छी पहल रही होगी। तो पाएगी, मुझे लगता है इस शिक्षा नीति में भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, और कहीं ना कहीं फिर टाई फीस वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। मैडम, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप मुझे एक जो सरकार ने कहा कि 5+3+3+4 की एक प्रणाली को अडॉप्ट किया गया है, तो यहाँ नर्सरी क्लास को एक तरह से वैधानिक मान्यता दे दी गई। अब तक स्कूल जो चला रहे थे, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी तीनों क्लासेस को स्कूल चलाते थे, लेकिन उसकी वैधानिक मान्यता, जब आप सीबीएसई से एफिलिएशन लेने के लिए जाते थे तो सीबीएसई बोलता था कि नहीं, हम फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक की मान्यता आपको देंगे, एफिलिएट करेंगे स्कूल को, और नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी को हम एफिलिएट नहीं करेंगे। स्कूल फिर भी रन करते थे। तो उसको हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि वैधानिक तरीका नहीं था इसको रन करने का, लेकिन करते आ रहे थे बहुत वर्षों से। तो अब इन्होंने कहा कि नहीं, हाँ, 5+3+3+4 में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी को भी शामिल कर लिया गया है। तो एक तरह से स्कूल नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी को वैधानिक तरीके से पढ़ा पाएंगे। तो ये तो एक अच्छा ही लगता है मुझे कि अच्छा है, स्कूलों की बात सुन ली गई है कि वो सब कुछ वैधानिक तरीके से कर पाए। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? सही है सर, ये सर, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। ये एक बिल्कुल बिग पैराडाइम शिफ्ट है सर, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिग पैराडाइम शिफ्ट है। इट इज मतलब रीवैम्पिंग द एजुकेशन, इट इज वेरी गुड। अभी तक जैसे आपने कहा है, नर्सरी, KG1, KG2 को फॉर्मल एजुकेशन में नहीं लिया गया था, ओनली फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स फॉर्मल एजुकेशन था, और अब इट हैज बीन एडेड, फॉर्मल एजुकेशन भी नर्सरी से किया है। ये बहुत अच्छा है सर, क्योंकि क्या होता है इसमें, नर्सरी से जो मैंने पहले भी बताया है, दिस इज द एज बच्चों को एक डेवलप करने के लिए, टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड टू डेवलप एवरीथिंग, को जल्दी से समझ लेते हैं और उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड दे फॉलो इट, अडॉप्ट दैट वन। सो इसलिए बच्चे एक ही जगह में, एक ही फाउंडेशन से वो सीखते आई चीजें, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए ये जो 10+2 में से ये स्ट्रक्चरल चेंज जो हुआ है, 5+3+3+4, दैट इज वेरी गुड। दिस फॉर्मेशन पीरियड में बच्चों को बहुत अच्छे नॉलेज, अच्छे एजुकेशन दे सकते हैं। और हियर इट इज ऑल्सो सर एम्फसाइज्ड दैट इस पीरियड में, इस दौरान में, फर्स्ट 5 years में बच्चों के लिए ऑल द लर्निंग शुड बी एक्सपीरियंशियल बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। प्लेवे मेथड में बच्चे सीख लेंगे, और यहाँ पे मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन फॉर एनहांसिंग देयर ब्रेन, एनहांसिंग देयर कॉग्निटिव स्किल। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है सर, और इसको धीरे धीरे ग्रेजुअली लेके गया है। इसमें वो टेक्सोनॉमी भी ये यूज किया हुआ है, बच्चे कैसे बेसिक लेवल से आगे बढ़ सकते हैं धीरे धीरे। प्रणाली कारगर साबित हो गई, ये तो वेरी गुड सर, मानना है कि कारगर साबित हो गई। बहुत अच्छी बात है मैडम। अनिल जी, मेरा प्रश्न ये है आपसे कि अब जो है सेमेस्टर प्रणाली वापस शुरू हो गई, तो ये सेमेस्टर प्रणाली यानी कि हर 6th month में एग्जाम और उसका आकलन करने का भी तरीका दूसरा किया गया। इन्होंने कहा कि कुछ आकलन बच्चा स्वयं करेगा, अपने आप के आकलित करेगा, उसका कुछ आकलन बच्चे का सहपाठी करेंगे, यानी कि उसके साथ पढ़ने वाले लोग करेंगे, और कुछ आकलन टीचर करेंगे, एग्जाम करेंगे। तो ये क्या लगता है मुझे कि ये सारा मामला कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाला है? जैसा मैं देख रहा हूँ, जैसा मैंने इसमें स्टडी किया है, 3 क्लासेस में एग्जाम होगा, 3rd में, 5th में और 8th में, ठीक है।
और अभी ऐसा कोई फिक्स्ड एक इवैल्यूएशन सिस्टम नहीं दिया है। ये सिर्फ बताया, इससे पहले सीबीएसई ने लॉन्च किया था सीबीएल मींस कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रोग्राम, उसमें भी यही था कि रिजल्ट ओरिएंटेड था और इवैल्यूएशन बच्चा खुद करे। मींस अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो ये डिपेंड करता है कि आप वो चीज सीखे कि नहीं सीखे। ये कहीं ना कहीं इस चीज में हेल्प करेगा कि कोई भी शिक्षा तभी कारगर है जब उसका रियलाइजेशन हमारी जनरल लाइफ में हो। तो कहीं ना कहीं जी जी जी, तो प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे जीवन में ये शिक्षा कहाँ काम आती है, बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बच्चों को सिखाया जाए, ये बताया जाए। जी जी, बहुत हम फ्रेंड ने मेरे को मैसेज किया कि सर जो आपने 10th में कोस थीटा साइन थीटा ये वो पढ़ाया था वो कहाँ काम आ रहा है। जी जी जी, नई एजुकेशन पॉलिसी मोदी जी का एग्जाम है ऐसा मानते हैं। आपका एग्जाम नहीं, मोदी जी का एग्जाम है और आप एग्जाम का आकलन करने वाले हैं, एग्जामिनर है। हाँ। तो आप इस एग्जाम में मोदी जी को कितने मार्क्स देंगे नई शिक्षा नीति के माध्यम से? क्वेश्चन पेपर चलो भाई, अभी जब एग्जाम होगा, जब इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्या होगा, देन ओनली इट विल टेल। जी 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 जी, आपका कहना बिल्कुल जायज है कि पॉलिसी अच्छी है, दिखाई देने में अच्छी लगती है, कुछ कुछ चीजों पर हमें ऑब्जेक्शन भी है, लेकिन ओवरऑल अच्छी कहा जा सकता है इसको। लेकिन बहुत सारी बातें इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करेगी। बहुत अच्छी बात, जरूर जरूर, बिल्कुल ठीक बात है कि अच्छी बढ़ना देना अच्छाई नहीं होती, अच्छी तरह से लागू कर देना अच्छी बात होती है। तो किस तरह से अच्छी तरह से ये लागू हो पाएगी, ये एक बहुत जरूरी बात। मैडम, आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे नई शिक्षा नीति को, मोदी जी को? So that's what, sir, the answer will be the same. वो implementation के बाद ही हम कह सकते हैं सर। Only for the drafting, if you say, okay sir, only for the drafting, most of the things are good, 80% we can give. But लेकिन after the implementation only then we can come out. Sir, अभी अक्सर एक बात देखी गई है कि अब कोरोना काल में, इस इमरजेंसी के दौर में, अक्सर पेरेंट्स से एक बात सुनने को आती है फेसबुक के माध्यम से, दूसरे सोशल मीडिया के दूसरे माध्यमों से ये पता लगता है कि पेरेंट्स कहते नहीं, ऑनलाइन जो एजुकेशन दी जा रही है, ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है, तो स्कूल के द्वारा फीस कलेक्ट करने का एक फंडा है, कोई एजुकेशन नहीं है। तो इसको वो शिक्षा नहीं मानते, कोई एजुकेशन नहीं मानते। जबकि Yes, sir. अब नई शिक्षा नीति में ऐसा कहा गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। यदि कोई बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन ही लेना चाहता है तो उसको ऑनलाइन एजुकेशन ही दी जाएगी, क्लासरूम एजुकेशन नहीं दी जाएगी। तो क्लासरूम एजुकेशन के लिए किसी को कंपेल नहीं किया जाएगा। तो मोदी जी के विचार तो ऐसे हैं, और साथ में लगता है कि पेरेंट्स के विचार कुछ दूसरे हैं। तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन कुछ भी नहीं है, मोदी जी कहता है कि ऑनलाइन एजुकेशन क्लासरूम एजुकेशन से ऊपर की बात है। तो इसमें आप भी ऐसा ही मानते हैं? ये बिल्कुल चिंता की बात है सर, चिंता की बात है। पेरेंट्स जो एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं, टीचर्स की जो हार्ड वर्क है, जो मेहनत है, उसे नहीं समझ रहे हैं। ओनली उनकी थिंकिंग माइंड में ओनली मनी। अनिल जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? यदि आपको 10 में से मार्क्स देने का कहा जाए शिक्षा नीति को, तो आप कितने मार्क्स देंगे, या आप भी गोलमोल करेंगे? नहीं, गोलमोल नहीं करूंगा, लेकिन ये एग्जाम से पहले किसी को मार्क्स देना गलत होगा। अभी किसी का एग्जाम हुआ नहीं है और हम उसको मार्क्स दे दें तो थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि किसी को हम मार्क्स में तोलें। और जैसे कि आपने बोला कि ऑनलाइन पे जोर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा लर्निंग को फ्लेक्सिबल करने का प्रयास है। ऐसा जरूर कहा जा सकता है कि अब हम मीटिंग कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप दिल्ली में बैठे हुए हो, मैं गुड़गांव में बैठा हूँ, मैडम और स्वामी जी इंदौर में बैठे हुए हैं, और हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन हमारे बातचीत में कई बार इंटरप्ट हो रहा है, नेटवर्क उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है। तो जब हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, उससे पहले ये जरूरी हो जाता है कि हमारा नेटवर्क स्ट्रांग हो। यदि पूरे भारत में उस तरह का नेटवर्क है, इंटरनेट नेटवर्क है, अब 4G की बात करें, आप भी कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा एक दिन कहा जा रहा था कि 5G पर काम चल रहा है। तो 5G पर काम चल रहा है, पर बहुत सारे एरिया में, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे एरिया में, जो दूर दराज के एरिया, वहां 2G नेटवर्क भी अवेलेबल नहीं है, और 2G नेटवर्क भी कभी आता है कभी नहीं आता है। तो इस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन को हम किस तरह से बल दे सकते हैं? तो बल नहीं मिलने वाली बात हुई, तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूरी है कि ये ज्यादा जरूरी है। फिर भी अगर शिक्षा नीति की बात करें तो कुल मिलाकर शिक्षा नीति में ऐसा कहा जा सकता है कि 5+3+3+4 की एजुकेशन जो प्रणाली है वो बहुत कारगर साबित होगी। वो आने वाले समय में भारत का एक भाग्य को बदल देगी। दूसरे भारत ही नजर आएगा यदि एक पीढ़ी निकल जाती है इस एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ते हुए। कुछ वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को दी जाएगी, चाहे इलेक्ट्रिशियन बच्चों को,
का एक सब्जेक्ट देना हो, चाहे प्लम्बिंग का देना हो, चाहे वाटर परफॉर्मिंग का देना हो, चाहे दूसरे सब्जेक्ट, तो बच्चे को एक एक वोकेशनल सब्जेक्ट जरूर पढ़ने को मिलेगा। अगर मुझसे कोई पूछे कि आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे, तो मुझे लगता है कि 10 में से मार्क्स काटने की जरूरत नहीं है, 10 में से 10 ही देने चाहिए। तो आप लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत नई चीजें भी बताई जो हम लोगों को नहीं पता थी, हमारे दर्शकों को नहीं पता थी। वो नई चीजें भी दर्शकों को आप लोगों के माध्यम से सीखने को मिली। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी कार्यक्रमों में फिर जुड़। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी न्यूज़ पसंद आती हो तो प्लीज़ हमारे जो चैनल है, जो आपका चैनल है, हमारा नहीं है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी हमारी जो नई न्यूज़ आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।